वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे वो नाम बताना। तो बच्चों क्या आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, बिरसा किस जनजाति से संबंधित था। तो बच्चों ये था मुंडा से। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन सही होगा। किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक वृद्धि दर। किसी राज्य में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां समूह रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो वो कौन सा राज्य है हमारा, उड़ीसा है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हेडपंपों को सरकार ने किस रंग से पुतवा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा लाल रंग से। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हूडा सम्मेलन में एक सम्मेलन बुलाया था। तो बच्चों ये कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है। तो बच्चों ये उदयपुर के अंदर स्थित है, डबोक के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बच्चों यहां पर बोला गया है कि हमें कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें यहाँ रिक्त स्थानों में पढ़ना है। आकर्षित, कानून, लिंगानुपात और उपजाऊ। तो खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है बच्चों, उपजाऊ बनाता है। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। अगला है, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या करती है बच्चों, कानून बनाती है। अगला है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, लिंगानुपात, यानी प्रत्येक 1000 लोगों पर कितनी औरतें हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लिंगानुपात। अगला है, हमारा जो खंड ए है उसको बी से मिलाना है। भारत में घना बसा क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, मुंबई हो जाएगा। सफाई कर्मचारी आंदोलन कब हुआ था बच्चों, 2003 के अंदर हुआ था। पौधों के बीच अनावृत भूमि को ढकना क्या कहलाता बच्चों, वहां पर 1872 में किया था। भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये जो हमारा 3 नंबर का था इसका ऑप्शन 3 ही होगा। अगला है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, तो 1872 के अंदर जनगणना की शुरुआत भारत के अंदर शुरू हुई थी। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर हमें बच्चों सत्य असत्य बताना है। पहला है, जयपुर में जल विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए कई योजनाएं शुरू की है। तो बच्चों बिल्कुल गलत है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चलाया गया है, बिल्कुल सही है। सतत विकास गोल 2030 का कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप में सभी जगह से सम्मान करना, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारों को जीवन के अधिकार से पृथक माना गया है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अगला है, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति हेतु भारी भरकम लगान लगा दिए। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, इससे खेती चौपट होने लगी थी। कारीगरों को बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, इससे उनका उत्पादन गिर रहा था और गांव छोड़कर भाग रहे थे। अब बंगाल में निर्यात के बदले ब्रिटेन से सोना चांदी आना बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, नई ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में जिलाधिकारी का कार्यालय शक्ति का नया केंद्र बनकर उभरा है, बताइए। तो जिले को नया प्रशासनिक इकाई बनाया गया, इससे प्रशासनिक प्रमुख कार्यभार कलेक्टर को सौंपा गया। जिलाधिकारी का प्रमुख कार्य लगान एवं कर संग्रह करना तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कलेक्टर न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों एवं दरोगों की मदद लेता था। उनका उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा तथा उसने पुरानी सत्ता केंद्रों को हसाई पर देख दिया। गाजियाबाद के गौर राजरत्नों की नाम बताइए। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, शैक्षणिक क्षेत्र में इसका क्या योगदान था। तो बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा, जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में की गई। इसे ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जहां मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों से क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों से क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वन तथा वन्य जीव परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वनों में वन जीवों को आश्रय मिलता है। वनों से हमारी इमारती लकड़ी, रबड़, फल, कागज, गोंद आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से उद्योगों हेतु कई प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है।
वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे भूमि का जल का स्तर बना रहता है। वनों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती है। वन्य जीवों से हमें मांस, खाल और ऊन आदि चीजें प्राप्त होती है। अगला है सतत पोषणीय विकास क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों सतत पोषणीय विकास की बात करें अगर, तो संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए संरक्षण की संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी रहेगी। मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोग अत्यधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे उपयोगी तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर हमें जो राजस्थान का मानचित्र है उसमें हनुमानगढ़, दौसा, भीलवाड़ा, करौली और अलवर इन स्थानों को भरना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हनुमानगढ़ आ जाएगा, उसके बाद हमारा अलवर आ गया। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारा जो दौसा है वो जयपुर के पास में स्थित है, करौली आ जाएगा और भीलवाड़ा अजमेर के पास में आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, ग्रेट लेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों सनराइज उद्योग, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार एवं ज्ञान से संबंधित उद्योग आदि। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका में स्थित है। में 5 जिले शामिल है, जिनके नाम है सुपीरियर, हुरन, ओटारियो, मिशिगन, ईरी। इन 5 जिलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च पूर्व ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अगला है बच्चों यहाँ पर कि निर्वाह कृषि और गहन कृषि। इसके अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम एवं संसाधनों की सहायता से कई फसलें उत्पादित करते हैं। निर्वाह कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है। गहन कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों से किया जाता है। निर्वाह कृषि में पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है, गहन कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। निर्वाह कृषि में निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, गहन कृषि में उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई 4 कारण बताइए। तो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ये नियमों का एक ऐसा समूह है जिससे एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान द्वारा ही तय किया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसा नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में से बहुमत की निरंकुशता का खतरा बना रहता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की ये निर्गुणता का प्रतिबिंब लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता आशय है कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। धर्म से संबंधित किसी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है। तो बच्चों अस्पृश्यता के अंतर्गत एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर पाबंदी लगाई। इससे निचली जातियों के मौलिक अधिकारों का हनन रुकता है। अस्पृश्यता उन्मूलन आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए, उदाहरण बताइए, साइबर सुरक्षा के कोई 4 उपाय। तो बच्चों पहला हो जाएगा 4 कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, हथकरघा, अगरबत्ती, चर्म, मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग। साइबर सुरक्षा हेतु अपने पासवर्ड व एटीएम पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, किसी को नहीं बताइए। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में न्यूनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। किसी को भी फोन या ईमेल का व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे। एटीएम में बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवे। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निबंधात्मक प्रश्न है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में विस्तृतता पूर्वक समझाइए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में किस तरह के सुधार किए गए, भारतीयों ने इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। जन राष्ट्रवाद से आशय है किसी देश का आम जनता में इस भावना का उदय होना कि यह देश यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, लिंग आदि सभी लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी लोगों के लिए है। भारत में इन चेतना को 1870 से 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों ने गहरा किया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से लोग बोलने का संकल्प व्यक्त किया। भारतीयों के लिए उन्हें मांगों को उठाते हुए अंग्रेज सरकार के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए।
1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे ये संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी एवं महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ती रही। 20 के दशक से मजबूर और व्यावसायिक समूह में कांग्रेस की सक्रिय समर्थन लेने लगे। प्रथम विश्व युद्ध से लौटते भारतीय सिपाही भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इस प्रकार भारत की समग्र जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा पैदा हुई। समूची जनता में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय समाज में अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह को भी अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इस संबंध में भी कानून पारित किए गए। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया गया। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की स्वीकृति दी। इससे जमीन व संपत्ति खरीदने में भी छूट दी गई। ईसाई बनने के लिए कानून बनाकर धर्म परिवर्तन को आसान कर दिया गया। अब जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं उन्हें पारिवारिक संपत्ति के अधिकार प्राप्त किया गया। भारतीयों की प्रतिक्रिया, कई भारतीयों ने यह माना कि अंग्रेज इस प्रकार उन धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इन कार्यों से वे अपने सामाजिक रीति रिवाजों और जीवन के प्रारंभिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अथवा का सवाल है, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के किस किस तरह के रूप ग्रहण किए गए, विवेचना कीजिए। मेरठ से दिल्ली तक 1857 के विद्रोह की अग्नि कैसे फैली, दिल्ली से संबंधित कुछ घटनाओं का ब्यौरा कीजिए। तो नागपुर अधिवेशन में पारित असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव में अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग न करने, असहयोग करने का आंदोलन था। इसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधि में वापस लौटा दिया गया। देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन अलग अलग रूप में दिखाई दिया। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भू राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चला दी। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानें घेरबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुओं से अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग कर दी। मेरठ के विद्रोही सिपाही ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। उन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन बनाने का फैसला किया। मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों का सवार होकर सुबह जल्दी दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उन्हें आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। ऐसी देसी सिपाहियों के हथियार में गोला बारूद कब्जे में ले लिए गए और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बहादुर से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका की भूमिका लिखिए। कार्यपालिका किसे कहते हैं? संसद के नियंत्रण में नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य बाधा नहीं डाल सकते। इसे अपने कार्य की शक्तियां सीधे संविधान से मिलती है। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। न्यायपालिका की भूमिका में मोटे रूप से भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना। कार्यपालिका ऐसे कानून समूह बना सकती है जो संसद द्वारा बनाए गए हैं। कानून को लागू करने के लिए एक मिलकर काम करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए नागरिकों को अखबार और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात की नजर रखनी चाहिए कि संसद क्या कर रही है, अर्थात उन्हें निर्वाचित संसद क्या करे। अगर नागरिकों को लगता है कि ये सही काम नहीं कर रहे तो नागरिकों को अपनी आलोचना करते हुए सरकार में अपनी भागीदारी को दिखाना चाहिए। इससे संसद सजग और सतर्क रहेगी और अपना काम सही ढंग से करेगी। अथवा का सवाल है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव संसद किस प्रकार करती है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत में अपील की क्या व्यवस्था है? तो संसद द्वारा राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसका नेता राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका की नियुक्ति लोकसभा एक महत्वपूर्ण अंग कार्य करता है। यदि लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कई राजनीतिक दल मिलकर स्पष्ट बहुमत निर्माण कर अपना नेता चुनते हैं। ये एक गठबंधन सरकार बनाते हैं तो साझा मुद्दों पर कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सभी सारी अदालतों को मानने होते हैं। अपील की व्यवस्था, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं तो वह उसे ऊपर अदालत में अपील कर सकता है। ये अपील द्वारा वह अपना मुकदमा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकता है। आवा के विद्रोह का वर्णन कीजिए, टिप्पणी लिखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और पंचायत समिति की संरचना। आवा का विद्रोह। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर से
जाते इरिनपुरा के विद्रोह से मिले। इन सैनिकों ने अपने साथ आहुआ ले गए। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौरा में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की सिख सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकवेसन को चेलावास के युद्ध में हराया और उसका सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स ने नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ विद्रोह को समाप्त किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव रखी। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर प्राचीन तीर्थ स्थल गोमो कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा की कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। 43 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती 122 फीट की ऊंचाई पर 9 खंडे का महल स्मारक अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इसके लिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। पंचायत समिति की संरचना। पंचायत समिति ग्राम पंचायत जिला परिषद की जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इसके समस्त क्षेत्र में कुछ वार्डों में विभाजित किया जाता है। इन खंडों की जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। निर्वाचित सदस्य ही प्रधान उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्यों के लिए अतिरिक्त पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच अपने पदेन सदस्य होते हैं। प्रधान एवं उप प्रधान को पंचायत समिति से संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज का अंतिम सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? इरिनपुरा में विद्रोह का एक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी जिला परिषद की संरचना और कुंभलगढ़ दुर्ग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को इरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गए। जोधपुर लेजिन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राज के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा। ये क्रांति के नेताओं में आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली में और चल पड़े। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह रास्ते में इन सैनिकों से मिले और उन्हें अपना साथ आहुआ ले गए। अगला बच्चों जिला परिषद की संरचना। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ये सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित सदस्य मिलकर अपने में से ही जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले में निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले के निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। घाटियों की बेजोड़ जंगलों से घिरा होने के कारण सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इसे कुंभल मेर भी कहा जाता है। ये नवीन प्रवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाला राणा कुंभा ने उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडल के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया था। दुर्ग का स्थापत्य 9 पोलों से यह दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सड़क और चौड़ी दीवार बनी हुई है। दीवारों के नीचे गहरी खाइयां व खड्डे बने हुए हैं। इसे और अधिक दुर्गम है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, जालीबाव, मामादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के उत्तर पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।